नमस्कार। प्रोफेसर केबीज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सल्तनत कालीन एक महत्वपूर्ण शासक जो कि गुलाम वंश का सबसे ताकतवर और उस गुलाम वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक हुआ था, वो था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था और ये तुर्कों के इलबरी कबीले से संबंधित था और इसके पिता 10,000 परिवारों के सरदार थे। बाल्य अवस्था में मंगोल आक्रमणकारियों ने जब इनके कबीले पर आक्रमण किया था तब उसको बंदी बनाकर अपने साथ ले गए थे और बाद में उसे बगदाद के ख्वाजा जमालुद्दीन को भेज दिया था। जमालुद्दीन ने इसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करने के पश्चात 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश को इसको भेज दिया था और इल्तुतमिश के शासनकाल में ये खासादार की हैसियत से उसकी सेवा में अपनी सेवाएं दे रहा था और तत्पश्चात इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रजिया सुल्तान के समय, रजिया सुल्तान के बाद कुतुब मसूद शाह के बाद को हटाने के पश्चात बलबन ने नासुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी पर आसीन किया था और नासुद्दीन महमूद ने 1246 ईस्वी में उसे सबसे महत्वपूर्ण पद नायब के पद पर आसीन किया था, जो कि उस समय का सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, जो कि प्रधानमंत्री के समान होता था। यानी आप देखेंगे कि गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश के शासन से लेकर नासुद्दीन महमूद तक धीरे धीरे उन्नति करते हुए सबसे महत्वपूर्ण पद नायब के पद पर आसीन हो जाता है। तत्पश्चात उसने 1249 ईस्वी में अपना पुत्री का विवाह नासुद्दीन महमूद के साथ कर देता है और नासुद्दीन महमूद ने भी उसे उलुग खां की उपाधि देकर उसको सम्मानित किया था और एक तरह से 1249 ईस्वी तक सारी की सारी सत्ता नासुद्दीन महमूद ने अपने इस विश्वस्त व्यक्ति गयासुद्दीन बलबन को सौंप दी थी। यानी सारी सत्ता का केंद्र गयासुद्दीन बलबन था। नासुद्दीन महमूद नाम मात्र का सुल्तान था। 1253 ईस्वी में कुछ परिवर्तन होते हैं। उस समय भारतीय मुसलमानों के दल का नेता इमामुद्दीन रायहान के नेतृत्व में एक गुट गयासुद्दीन बलबन का विरोध करना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण नासुद्दीन महमूद ने 1253 ईस्वी में उसको हटाकर उसको हांसी भेज दिया था तथा नायब के पद पर इमामुद्दीन रायहान को आसीन कर दिया था, परंतु रायहान इतना योग्य व्यक्ति नहीं था। एक साल पश्चात ही उसको पुनः पद से हटाकर गयासुद्दीन बलबन को 1254 ईस्वी में नायब और प्रधानमंत्री के पद पर उसको आसीन कर दिया था। रायन को बलबन ने परास्त करके उसको हत्या कर दी थी और एक तरह से देखा जाए तो 1254 ईस्वी में वो पूर्णतः निरंकुश प्रधानमंत्री की हैसियत से शासन करना उसने प्रारंभ कर दिया था। गयासुद्दीन बलबन के पूरे शासनकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रधानमंत्री की हैसियत से उसके द्वारा किए गए कार्य और एक सुल्तान के रूप में, क्योंकि 1266 ईस्वी में नासुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर वो आसीन होता है, तो सुल्तान की हैसियत से उसके द्वारा किए गए कार्य दो भागों में हम उसका अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री की हैसियत से देखा जाए तो उसने नासुद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री के रूप में कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिनके फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत काफी सुदृढ़ हुई थी और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मेवातियों का दमन। दरअसल मेवाती लोग मेवात इलाके में, जो आजकल आपका गुड़गांव, रेवाड़ी और अलवर का जो इलाका है, ये मेवात इलाका कहलाता है। यहाँ के रहने वाले लोग बार बार दिल्ली पर आक्रमण करते थे और दिल्ली में लूटपाट करते थे और स्थिति यहाँ तक हो गई थी जो पानी भरने महिलाएं जाती थी उनके कपड़े तक वो उतरवा कर उनको भी लूट के चले जाती थी। तो उन मेवातियों का दमन करने के लिए 1249 और 1259 ईस्वी में
बलबन ने इस मेवात के इलाके पर, जो ये आपका इलाका है, इस मेवात के इलाके पर आक्रमण करके इन मेवातियों का दमन किया और इनकी बस्तियों को उजाड़ दिया, आग के हवाले कर दिया, उनको कत्लेआम मचाकर उनको दमन करने का प्रयास किया। और यहीं उन्होंने गोपाल गिरी दुर्ग का भी निर्माण किया ताकि अपने सैनिकों को रखकर इन मेवातियों को अपने नियंत्रण में कर सके। दूसरा, उसके समय प्रधानमंत्री की हैसियत से उसने दोआब का इलाका, यानी गंगा और यमुना के बीच का इलाका दोआब का इलाका कहलाता है। यहाँ के जो हिंदू थे काफी धनी थे और ये बार बार विद्रोह कर रहे थे, इनको दबाने के लिए, तथा पास में ही बंदायूं के पास कटहर का जो इलाका है, इस कटहर के इलाके में जो हिंदू थे ये भी बार बार बंदायूं और अमरोरा के इलाकों पर आक्रमण करके लूटपाट करते थे। तो इनको दबाने के लिए भी गयासुद्दीन बलबन ने 1247 और 1250 ईस्वी में सैन्य अभियान करके इस इलाके पर भी अपना वर्चस्व स्थापित किया। यहाँ भी उसने वही नीति, जैसा मेवातियों के खिलाफ उसकी नीति थी वैसे ही नीति अपनाई, उनके खिलाफ भी उसने कत्लेआम मचाया और वहां की बस्तियों को भी उसने उजाड़ कर इस इलाके पर भी अपना अधिकार करने में वो काफी हद तक सफल हुआ था। इसके अलावा उसने 1248, 1254 और 1258 ईस्वी में राजपूताना के जो महत्वपूर्ण इलाके थे, रणथंभौर है, बूंदी और चित्तौड़, इन इलाकों पर भी आक्रमण करके उन पर भी अपना अधिकार करने में प्रयास किया था, परंतु काफी हद तक वो उसमें सफल नहीं हुआ था। यानी सैन्य अभियान करके विजय अवश्य प्राप्त करता था, परंतु विजय होकर जो वापिस सेना दिल्ली की तरफ जाती थी, वापिस इन इलाकों पर राजपूत अपना अधिकार कर लेते, यानी कोई ज्यादा सफलता उसको नहीं मिली थी। इसके अलावा बुंदेलखंड का इलाका, जो कि आपका मथुरा, ग्वालियर और झांसी वाला जो इलाका है, इस इलाके में भी चंदेलों का शासन था। ये भी बार बार दिल्ली पर आक्रमण कर रहे थे। इनके खिलाफ भी 1248 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन ने अपनी प्रधानमंत्री की हैसियत से अपनी सेना भेजकर इस इलाके पर भी अपना अधिकार करने का प्रयास किया। सफलता तो नहीं मिली, परंतु इतना अवश्य हुआ कि इसके बाद चंदेल दिल्ली पर आक्रमण करना उन्होंने छोड़ दिया था। इसके अलावा सीमांत इलाके में जो खोकर जाति थी, आप देखें कि जो नमक की पहाड़ियां या खोकर जनजाति रहती थी, जो काफी लड़ाकू प्रवृत्ति की थी, इन्होंने बार बार इन इलाकों पर आक्रमण करके अधिकार करने का प्रयास किया था। 1246 ईस्वी में यहाँ पर भी आक्रमण करके उनको भी पराजित किया था और 1259 ईस्वी में चंगेज खान के पोते हलाकू, जिसने कि 1258 में बगदाद के खलीफा को अपने समाप्त आक्रमण करके उसको खत्म कर दिया था। 1259 ईस्वी में उसके साथ समझौता करके मंगोलों से भी एक तरह से समझौता उसने किया था। 1266 ईस्वी में नासुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनता है और सुल्तान की हैसियत से उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको हम देखें तो सुल्तान बनते ही उसके सामने कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। वैसे प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो समस्या उसके सामने थी, परंतु सुल्तान के नाते उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी ताज की प्रतिष्ठा को बनाए रखना, क्योंकि उससे पूर्व जितने भी सुल्तान हुए वो सारे के सारे चालीसा मंडल के सरदारों के इशारों पर शासन कर रहे थे। यानी वो स्वतंत्र सत्ता उनकी नहीं थी, वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते थे और ताज की जो प्रतिष्ठा थी इल्तुतमिश के बाद वो काफी गिर चुकी थी। तो उस प्रतिष्ठा को बनाए रखना उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरा, चालीसा मंडल के जो सरदार थे उनकी शक्ति पर अंकुश लगाना, उन पर नियंत्रण करना, ये दूसरी बड़ी समस्या गयासुद्दीन तुगलक के सामने थी। इसके अलावा मंगोल आक्रमणकारी बार बार उत्तरी पश्चिमी सीमा से भारत पर आक्रमण कर रहे थे, उनको नियंत्रित करना भी उसके सामने एक समस्या थी। इसके अलावा भारत में जो आपके समय समय पे जो विद्रोह हो रहे थे हिंदुओं द्वारा, राजपूतों, चंदेलों द्वारा, उन पर नियंत्रण करना, बंगाल में जो विद्रोह था तुगरिल का विद्रोह, इन सारे विद्रोहों को निपटाकर अपनी शासन सत्ता स्थापित करना, सुदृढ़ करना और दरबारियों, सरदारों और जनता के मध्य अपना वर्चस्व स्थापित करना, ये सबसे बड़ी उसके सामने चुनौती थी। तो सबसे पहले उसने ताज यानी सुल्तान का जो पद है उस पद की महिमा, उसके ओहदे को स्थापित करने के लिए उसने प्रयास किया। उसके तहत उसने सबसे पहले अपने जो राजत्व सिद्धांत है उस राजत्व सिद्धांत को उसने, जो हिंदुओं के राजत्व सिद्धांत है देवी अधिकार का सिद्धांत, उस सिद्धांत के अनुसार अपने राजत्व सिद्धांत को उसने प्रतिस्थापित किया। यानी उसका मानना था कि उस परम शक्ति ने
इस धरती पर शासन करने के लिए किसी एक व्यक्ति को ही चुनता है और उसमें एक विशेष शक्ति वो देता है। जैसे कि हिंदू मैथोलॉजी में भी ये विश्वास है कि परम शक्ति यानी भगवान किसी व्यक्ति विशेष को राजा के रूप में चुनता है और वो सारी शक्तियां देता है ताकि वो शासन करे। ऐसा ही गयासुद्दीन तुगलक का मानना था कि वो परम शक्ति यानी अल्लाह ने उसको इस लायक समझा है, उसको सारी वो शक्तियां दी है ताकि वो सुल्तान के रूप में शासन कर सके। उसने अपने पुत्र बुगरा खां, जियाउद्दीन बर्नी अपने ग्रंथ में लिखता है कि उसने अपने पुत्र बुगरा खां को कहा था कि सुल्तान के बराबर कोई भी व्यक्ति नहीं है, उसका पुत्र, उसके परिवार के कोई भी सदस्य उसकी बराबरी नहीं कर सकता है, उसके आदेश को मानना उनका फर्ज है। यदि उसका पुत्र भी उसकी आज्ञा को नहीं माने तो उसको भी दंडित करने का काम सुल्तान को करना चाहिए और वो करता भी था। यानी एक तरह से उसने ये स्थापित करने का प्रयास किया कि सुल्तान ही सबसे बड़ी ताकत है, उसके सामने सारे जो दरबारी है या परिवार के सदस्य वो गौण है, बौन है। इसके साथ साथ उसने अपनी इस राजत्व सिद्धांत में लौह और रक्त की नीति का पालन किया, यानी उसने कठोरता के साथ व्यवहार किया। यानी जो लोग उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए सहमत थे उनको तो छोड़ा, और जो उनके खिलाफ थे उनके साथ उसने इस लौह रक्त की नीति का पालन किया, यानी उसको मौत के घाट उतार दिया, यानी उनको समाप्त कर दिया। यानी इस राजत्व नीति के द्वारा उसने ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का जो प्रयास किया था उसमें वो सफल हुआ था। इसके अलावा देखें, क्योंकि उसका मानना था कि ताज की स्थापना या प्रतिष्ठा तभी हो सकती है जब वो ये दावा करे कि वो उच्च कुल से, क्योंकि निम्न कुल का व्यक्ति यदि बैठता है, सत्ता पर बैठता है, शासन पर बैठता है, उसका मानना था कि वो लोगों के मन में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, सम्मान पा नहीं सकता है। इसलिए उसने अपने आप को शाही वंश का होने का दावा किया। उसने कहा कि वो तुरानी शासक अप्रिशियाब का वंशज है, यानी उसने अपने आप को शाही वंश का होने का घोषित किया। और साथ ही उसने ईरानी पद्धति के अनुसार अपने पुत्रों के नाम भी लिखा, के कुबाद, के खुसरो, के काउस, यानी ये जताने का प्रयास किया कि वो शाही परिवार से है। और आप देखेंगे कि वो शाही दरबार में नीच कुल के व्यक्तियों से मिलना भी पसंद नहीं करता था। एक धनी व्यापारी भी उससे मिलने आया था, परंतु उसने उनसे मिलने से मना कर दिया ताकि वो ये साबित कर सके कि वो उच्च कुल से संबंधित है। इसके अलावा उसने अपने दरबार को ईरानी पद्धति, ईरानी दरबार के अनुसार अपने दरबार को सजाया, उसकी शान स्वागत को बढ़ाया ताकि लोगों के मन में उसका वैभव, उसकी प्रतिष्ठा को वो स्थापित कर सके। उसने अपने दरबार में नवराज पर्व, जो कि ईरानी पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार जो नवराज पर्व मनाते, उसने अपने दरबार में नवराज पर्व मनाना प्रारंभ कर दिया। उसने अपने दरबार में 2 नई प्रथाएं शुरू की थी, यानी सरदारों के लिए जो भी दरबार में सामंत सरदार जो भी आता था उनको इनका पालन करना पड़ता था। सिजदा और पायबोस, जिसको पेबोस भी बोलते हैं। सिजदा यानी जब भी कोई दरबारी या सामंत या सरदार दरबार में उपस्थित होगा तो वो घुटनों के बल बैठकर सुल्तान को अभिवादन करेगा, अपना सर झुकाएगा, घुटनों के बल बैठकर अपना सर सुल्तान के सामने झुकाएगा, इसको कहते हैं सिजदा। और पायबोस यानी उसके बाद वो सुल्तान के पांवों को चूमेगा, सुल्तान के पांवों को चूमेगा। पायबोस ये प्रथा प्रारंभ की ताकि सरदारों के मध्य जो अहम था, घमंड था, गरूर था, उस गरूर को तोड़कर ये साबित कर सके कि वो ही सर्वशक्तिमान है, यानी सुल्तान ही सर्वशक्तिमान है। ये उसने घोषित करने का प्रयास किया। इसके अलावा उसने सरकारी अधिकारियों के लिए, दरबारियों के लिए मदपान निषेध कर लिया। कोई भी सरकारी व्यक्ति मदपान नहीं करेगा। उसने अपने दरबार में हंसी मजाक पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी। उसने दरबार में जो माहौल था बहुत ही गंभीर बना दिया, यानी बहुत ही गंभीर मुद्रा में खुद रहता था। और जब वो दरबार में उपस्थित होता था तो अपने चारों तरफ बहुत हट्टे कट्टे अंगरक्षक रखता था, जो नंगी तलवार लेकर उसके साथ दरबार में प्रवेश करता था। यानी एक तरह से भय का माहौल और एक बहुत ही गंभीर माहौल उसने दरबार में स्थापित कर दिया ताकि कोई भी व्यक्ति सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन न कर सके। यानी कहने का मतलब है उसने सारे के सारे जो ये कार्य किए थे उसका मूल उद्देश्य था कि जो उससे पूर्व सुल्तान का जो पद था, जो काफी गिर चुका था, और जो चालीसा मंडल के जितने भी लोग थे वो सुल्तान को कुछ नहीं समझते थे, सुल्तान को अपने इशारों पर नचाते थे,
उन सबको समाप्त करके सुल्तान की पदवी को स्थापित कर सके, उसके सम्मान को बढ़ा सके, इसलिए उसने सारे के सारे ये कार्य किए थे। आज की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बलबन के लिए जरूरी था कि वो चालीसा मंडल का दमन करे, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। और इस चालीसा मंडल का वो खुद भी सदस्य रहा था और उसने इस मंडल में रहते हुए इस अपने पूर्व सुल्तानों को बदलने में उसने भी षड्यंत्र किए थे। तो उसका मानना था कि जब तक ये चालीसा मंडल शक्तिशाली रहेगा, सुल्तान अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए उसने चालीसा मंडल की जो प्रमुख सदस्य थे उस समय उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कार्य किया या उनको मौत के घाट उतार दिया। आप देखेंगे कि मलिक बकबक जो कि बंदायूं का गवर्नर था, उसने अपने नौकर को पीटकर मार दिया था। तो उस अपराध में बलबन ने मलिक बकबक को भी पीट कर मार दिया। आप ऐसे देखें कि अवध का जो गवर्नर था हैबत खां, उसने एक व्यक्ति को मार दिया था। उस अपराध में उसको भी भरे दरबार में 500 कोड़े लगाकर उसका मान मर्दन कर दिया और साथ में ही उसको बाद में उसकी विधवा पत्नी को सौंप दिया। वहां से वो 20,000 मूल्य देकर बड़ी मुश्किल से छूटा था। अवध का एक और गवर्नर अमीन खां, जिसको तुगलिल को परास्त करने के लिए भेजा था, जब वो अभियान में सफल नहीं हुआ तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया। यहां तक कि बलबन ने अपने चचेरे भाई शेर खां को भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि शेर खां उत्तरी पश्चिमी सीमांत इलाके पर मंगोल आक्रमणकारियों से रक्षा कर रहा था। धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ रही थी, तो बलबन को लगा कि वो उसका प्रतिद्वंदी हो सकता है। तो 1270 ईस्वी में उसको भी जहर देकर उसको भी मौत के घाट उतार दिया। यानी एक तरह से बलबन ने चालीसा मंडल के प्रमुख लोगों को शक्तिहीन करके या उनको उनकी हत्या करके अपने वर्चस्व स्थापित करने का जो प्रयास किया था उसमें वो सफल हुआ था। बलबन सुल्तान बनने के पश्चात उसने एकमात्र सैन्य अभियान किया था, वो क्या था बंगाल का। दरअसल तुगरिल जो कि बंगाल का गवर्नर था, 1279 ईस्वी में 79 में उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था और मुंगिशुद्दीन नाम से उसने अपने आप को उपाधि धारण करके वहां का सुल्तान बना, क्योंकि उसका मानना था कि जो लखनौती है बंगाल की राजधानी, वो दिल्ली से काफी दूर है और बलबन की अवस्था इस समय इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो बंगाल अभियान के लिए नहीं आ सकता। तो ऐसी स्थिति में उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक जब घोषित किया तो उसको दबाने के लिए बलबन ने अवध के गवर्नर अमीन खां को भेजा था, जो अपने अभियान में असफल हुआ, जिसके कारण उसको मौत की सजा दी गई थी। उसके बाद तिरमित खां को भेजा, वो भी अपने अभियान में सफल नहीं हुआ, उसका भी हश्र वही हुआ, यानी उसको भी मृत्युदंड दिया गया। जब ये दो अभियान असफल हुए तब बलबन शुम सेना लेकर बंगाल की तरफ प्रस्थान किया। अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को भी अपने साथ लेकर गया था और यहाँ उसने लखनौती पर आक्रमण किया। उससे पहले ही तुगरिल यहाँ से भागकर पूर्व की ओर चला गया, यानी ढाका से सुनार गांव तक पहुंच गया। परंतु बलबन की सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और सुनार गांव के पास उसको पकड़कर उसको बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी और पश्चात वो वापस लखनौती पहुंचता है बलबन। और यहाँ पहुंचने पर उसने तुगरिल के परिवार और उनके जितने भी रिश्तेदार, उनके जितने भी साथी थे, उन सारों को बंदी बनाकर तुगरिल के जितने भी साथी थे उन सबको बंदी बनाकर बलबन ने लखनौती के दरबार जो गलियां थी, चौराहे थे, उन पर उन सबको लकड़ी के जो बड़े बड़े पट्टे खड़े करके उनमें कीले ठोककर उनको वहां लटका दिया, यानी उनको सबको मृत्युदंड दिया गया। यानी एक तरह से वहां उसने एक भय का माहौल उत्पन्न किया ताकि कोई भी व्यक्ति बाद में बलबन के खिलाफ विद्रोह न कर सके। ऐसा सारा वृत्तांत हमें जियाउद्दीन बर्नी के ग्रंथ से मिलता है। और यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व बंगाल का गवर्नर उसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को बनाया था और उसको भी ये सचेत करके चेतावनी देकर यदि उसने भी विद्रोह करने का प्रयास किया तो उसके साथ भी तुगरिल जैसा ही व्यवहार बलबन करेगा। बलबन ने अपने पुत्र को भी इस बात के लिए चेताया था और ये एकमात्र अभियान बलबन ने अपने सुल्तान रहते हुए किया था।
इसके अलावा आप देखें तो बलबन की सीमांत नीति यानी उत्तरी पश्चिमी इलाके के प्रति जो उसकी नीति थी, क्योंकि बार बार मंगोल आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर रहे थे, तो आप देखें कि 1270 ईस्वी तक तो उसका चचेरा भाई शेर खां इन मंगोलों से जूझता रहा, उनको रोकता रहा। परंतु 1270 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात बलबन के सामने समस्या आई कि इस मंगोलों को कैसे रोका जाए। तो उसने अपने दोनों पुत्रों को महमूद खां और बुगरा खां को इस सीमांत इलाके में भेजा। उसने सुनम और सुमाना, दिल्ली के पास सुनम और सुमाना, इस इलाके पर का इलाका उसने अपने बड़े पुत्र महमूद खां को सौंपा ताकि वो मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को सुरक्षित कर सके। इसके अलावा उसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को लाहौर, सिंध और मुल्तान ये इलाका दिया ताकि इस इलाके से मंगोल भारत की तरफ न आ सके। इस प्रयास के लिए उसने ये कार्य किया था। इसके साथ ही उसने दिल्ली में सुरक्षित सेना भी रखी थी, रिजर्व सेना, ताकि वो समय आवश्यकता होने पर इन सीमावर्ती इलाकों में प्रस्थान कर सके। इसके साथ साथ उसने इन इलाकों में कई दुर्गों का निर्माण किया, जिसमें आपका भटिंडा है, भटनेर है, सिरसा है, अबोहर है। ये जो प्रमुख दुर्ग भी उसने निर्मित करवाए और यहाँ साजो सामान और सैन्य सेना को उसने रखा था ताकि वो मंगोलों से मुकाबला कर सके। 1285 ईस्वी में तैमूर खान ने इस इलाके पर आक्रमण किया और उसका सामना करते हुए महमूद खां जो उसका बड़ा पुत्र था वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो सीमांत नीति में यानी मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में काफी हद तक बलबन सफल रहा था। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था की थी। उसने दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना की और जिसका जो अधिकारी होता था आरिजे मुमालिक, इस पद पर उसने एक योग्य व्यक्ति इमाद उल मुल्क को नियुक्त किया था, जिसको सारे अधिकार दिए, यानी वित्त विभाग से स्वतंत्र उसको सारे अधिकार दिए। वो अपनी सेना को नकद वेतन देता था, उसको प्रशिक्षण की सारी व्यवस्था की भी व्यवस्था बलबन ने की थी। यानी इमाद उल मुल्क के नेतृत्व में उसने पूरी सेना को पूर्ण रूप से संगठित किया था। उसने देखा था कि इससे पूर्व जितने भी जागीरें थी वो जागीरें मूल रूप से जो सेना के सेनानायकों को दी जाती थी, उनमें उसने पाया कि कुछ ऐसे सेनानायक हैं जो काफी बूढ़े हो चुके हैं, जो सेना में अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं, तो उनसे जागीरें छीन कर उनको उनके बदले में उनको पेंशन दे दी गई। और जो दूसरे तरह के जो सेनानायक थे जो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनसे भी जागीरें छीन कर उनको नियमानुसार उनको वेतन दे दिया, नकद वेतन दे दिया। और तीसरे तरह की जो जागीर थी जो विधवाओं को दी जाती थी या जिनके सेनानायक की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के भरण पोषण के लिए दी जाती थी, उनकी भी जागीरें छीन कर उनको भी पेंशन देने का प्रावधान बलबन ने किया था। परंतु दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के कहने पर तीसरी कैटेगरी के जागीरों को जब्त न करके उनको दे दिया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो सेना में जो सेना के प्रमुख अधिकारी थे जिनके पास जागीरें थी और जागीरों को छीन कर उनको नकद वेतन देने की परंपरा भी बलबन ने अपने समय में की थी। यानी एक तरह से सल्तनत काल में व्यवस्थित सैन्य व्यवस्था यानी स्थायी सेना की व्यवस्था करने का कार्य बलबन ने किया था। उनको नकद वेतन, उनको प्रशिक्षण, ये सारी व्यवस्था करने का पहला प्रयास जो किया था वो बलबन ने किया था, जिसमें वो सफल हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे बलबन ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था को काफी सुदृढ़ किया था। वालिदे मुमालिक के नेतृत्व में सारा विभाग काम करता था और इसने अपने जितने भी प्रांत थे वहां के गवर्नर थे, उन गवर्नरों के पीछे प्लस अपने दरबार के जितने भी दरबारी थे उनके पीछे भी अपने गुप्तचरों को लगा रखा था। यहाँ तक कि उसने अपने परिवार के सदस्य अपने पुत्र बुगरा खां के पीछे भी उसने गुप्तचर लगा रखे थे और उन गुप्तचरों को ये हिदायत दी कि वो पूर्णतः सारी जानकारी सच्चाई के साथ देंगे। यदि वो उसमें सूचनाएं गलत देते थे उनको मृत्यु दंड बलबन दिया करता था। यानी उसने अपनी गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा पूरे इलाके पर अपनी पकड़ को उसने मजबूत करने का प्रयास किया था, जिसमें वो सफल हुआ था। इसके अलावा उस समय का जो न्यायिक व्यवस्था थी उस न्यायिक व्यवस्था को भी उसने अपने केंद्र में किया, अपने हाथों में किया।
अभी तक न्यायिक व्यवस्था का जो काम करता था वो विशेषकर उल्लेमा वर्ग के लोग कार्य करते थे, उनकी उसने पूर्णतः उपेक्षा कर दी, उनका महत्व कम कर दिया। और उसने एक जगह कहा भी है, जैसे कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि उसने लिखा है कि कयामत के दिन मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं, परंतु मैं वही कार्य करता हूं जो मेरी दृष्टि में जनता के हित में हो। यानी उसने उल्लेमा वर्ग की उपेक्षा करके आम जनता के हित के कार्य करने का प्रयास किया था। उनके न्यायिक जो अधिकार है उनको छीन कर न्यायिक सारे के सारे अधिकार उसने अपने हाथ में कर लिए थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो बलबन ने अपनी नीतियों के द्वारा, अपने जितने भी प्लानिंग थी उन प्लानिंग के द्वारा जो सुल्तान के अधिकार होते हैं, सुल्तान का जो वर्चस्व होता है उसको बढ़ाने का जो उसने प्रयास किया था उसमें वो सफल हुआ था। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि 1285 ईस्वी में तैमूर खां के आक्रमण के समय उसका बड़ा पुत्र महमूद खां युद्ध करते हुए मारा गया था। और इसकी जब सूचना बलबन को दरबार में मिली तो वो काफी विचलित हुआ था, मतलब काफी दुखी हुआ था। दरबार में तो वो कुछ ज्यादा उसने एक्सप्रेशन नहीं दिए थे, परंतु बाद में वो अपने महलों में अपने पुत्र के दुख में, वियोग में धीरे धीरे घुटता गया। और 1286 ईस्वी में इस सल्तनत काल के एक महत्वपूर्ण शासक गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है। और देखा जाए तो दास वंश का ये अंतिम महत्वपूर्ण शासक था जिसने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर अपना क्षेत्राधिकार, अपना अधिकार स्थापित करने में वो सफल हुआ।